हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलो भाई, बढ़िया, शानदार, लोग अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। अब बेटा हम लोग पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। आज बेटा हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? न्यू चैप्टर। और उस चैप्टर का नाम है मोशन, यानी हम लोग काइनेमैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? काइनेमैटिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले मोशन इन 1D। हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन पहले ये पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से समझो। मोशन इन 1 डायमेंशन, जिसे हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, है ना? कोई घबराएगा नहीं, किसी को घबराने का ऑर्डर नहीं है, इजाज़त नहीं है। रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखिए बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहते हैं? तो देखो बेटा, सबसे पहली बात ये जान लो कि जो मोशन होता है मोशन जो होता है बेटा, इसमें मोशन 3 तरह का होता है बेटा। मोशन जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है मोशन इन 1D, एक होता है मोशन इन 1D जिसे आप रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, जिसे आप रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, ईमानदारी से। या फिर आप इसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना? सेकेंड है बेटा मोशन इन 2D। मोशन इन 2D हम ये पढ़ेंगे, मोशन इन 2D। सेकेंड है बेटा मोशन इन 2D जिसे आप मोशन इन प्लेन कहेंगे, या फिर आप इसे क्या पढ़ेंगे बेटा? मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन। और थर्ड है बेटा मोशन इन 3D। थर्ड है मोशन इन 3D। देखिए, मोशन इन 3D, ये आराम से, ये आराम से। या फिर मोशन इन 3D को मोशन इन स्पेस कहते हैं। मोशन इन क्या बोलते हैं? स्पेस बोलते हैं, है ना बेटा? अब देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर मोशन बेसिकली 3 तरह का होता है बेटा। मोशन इन 1D या रेक्टिलिनियर मोशन, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिर दूसरा होता है मोशन इन 2D। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, है ना? या मोशन इन प्लेन। एंड मोशन इन 3D मतलब 3 डायमेंशनल, जैसे, और इसको बोलते हैं मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब रेक्टिलिनियर मोशन है। मोशन इन 1D का मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ पर जब बॉडी चलेगा उसे 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। मोशन इन 2D मतलब एक प्लेन में, जैसे सर्कुलर मोशन, है ना? सर्कुलर मोशन 2D मोशन है बेटा। या फिर आप किसी बॉडी को ऐसे फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे क्रिकेट में देखते हैं ना, एक बॉलर जो है या फील्डर जो है वो गेंद फेंकता है ना, तो ये जो गेंद ऐसे फेंकता है, जो कि ऐसे करके ऐसे चलता है, दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी 2D मोशन है बेटा, मोशन इन प्लेन के एग्जाम्पल है। एंड मोशन इन 3D तो बहुत सिंपल है। हमारे आसपास मक्खियाँ उड़ रही है, ऐसे 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 मच्छर उड़ रहे हैं, तो वो पूरे स्पेस में 3D में चल रहे हैं। ठीक है? तो अब बेटा हम लोग क्या करेंगे? मोशन इन 1D पढ़ेंगे, मोशन इन 2D पढ़ेंगे। मोशन इन 3D के लिए कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि कोई खास कंसेप्ट है। वेक्टर मेथड से मोशन इन 3D के क्वेश्चन बना सकते हैं। मेनली हमें मोशन इन 1D एंड 2D पढ़ना है बेटा, ये दोनों बहुत अच्छे से पढ़ना है ना? इसीलिए आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मोशन इन 1D पढ़ा रहा हूँ बेटा। उसके बाद मोशन इन प्लेन पढ़ा दूंगा आपको। तो मोशन इन 1D जो है, जैसे आप रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं या मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, है ना? तो बहुत ध्यान से हम लोग इसी चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात, मोशन इन 1D, है ना बेटा? तो व्हाट इज मोशन इन 1D? अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज मोशन इन 1D, तो हम बोलते हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ
स्ट्रेट लाइन पाथ, जब कोई बॉडी मूव करता है स्ट्रेट लाइन पाथ पर, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, देन द मोशन एसोसिएटेड विद द बॉडी, देन द मोशन एसोसिएटेड विद द बॉडी, motion associated with the body is called motion in a straight line. With the body is called motion in a straight line. Motion in straight line या रेक्टिलिनियर मोशन या वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं ना। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा, जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा तो उसे आप वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे, है ना बेटा। अब यहाँ पर बेटा इसमें अब जो है मोशन के बारे में हमने देखा कि 1D मोशन किसे कहते हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ईमानदारी से, मैं इसे मिटा रहा हूँ एंड नेक्स्ट पॉइंट, बहुत आराम से सुनना बेटा। अब यहाँ पर बेटा जो हम लोग को आगे पढ़ना है वो ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में आपने बहुत पहले भी पढ़ा था, है ना। जब आप बहुत ज़्यादा छोटे थे 9th क्लास में, तब आपने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम फिर से यहाँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है ये सुनो। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है बेटा कि मान लो ये बॉडी ए पर है, कोई बॉडी ए पॉइंट पर है और इसे बी पॉइंट पर जाना है, तो ए से बी तक जाने में अगर इस रास्ते को फॉलो करा, इस रास्ते को फॉलो करा और यहाँ पहुँचा, इस पाथ को फॉलो करा तो यहाँ पहुँचा, ए से चला और बी पर पहुँचा, है ना बेटा, ए से चला और बी पर पहुँचा। तो डिस्टेंस का मतलब होता है कि लेंथ ऑफ द पाथ, जिस पाथ पे चला उस पाथ की लेंथ को बोलते हैं डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी बेटा पाथ की लंबाई को बोलते हैं डिस्टेंस, है ना। लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी जिस पाथ पे चला उस पाथ की लेंथ को बोलते हैं डिस्टेंस, है ना बेटा। बहुत आराम से समझना। अब यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात, डिस्टेंस तो हम समझ गए, लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। अब सवाल उठता है डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं। तो देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से, मैं आपको डिस्प्लेसमेंट समझा रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट होता बेटा कि जैसे मान लीजिए ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है और इसे बी पॉइंट पर जाना है। अब ये पाथ फॉलो किया तो इस पाथ की लेंथ को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस, है ना। द लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। बट यहाँ पर बेटा डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं? देखिए यहाँ पर बेटा जैसे डिस्प्लेसमेंट में मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है बेटा, और ये ओरिजिन है। मान लीजिए जब ये बॉडी यहाँ पर है, ए पॉइंट पर है बेटा, एट पॉइंट है, तो देयर इज सम पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से कुछ इसका पोजीशन वेक्टर, दैट इज आर ए वेक्टर, है ना। आर ए वेक्टर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आर ए वेक्टर, दिस इज द पोजीशन ऑफ ए की पोजीशन, ओरिजिन से ए की पोजीशन। और अब बेटा बी पर आ गया, बॉडी इस पाथ पे चलते हुए बी पर आ गया, तो बी की पोजीशन वेक्टर ये होगी, ऐसे खींचेंगे, बी की पोजीशन वेक्टर ये होगी, है ना। जहाँ पर ये ए पॉइंट है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट था पहले इनिशियली, इसका पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है? एक लाइन खींचो, एरो बना दो, ये टेल ओरिजिन पर है, नहीं ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर ए का बता रहे हैं, आर ए वेक्टर, ये आर ए वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये आर बी वेक्टर फाइनल यहाँ आ गया। तो बेटा इनिशियल से फाइनल तक जो वेक्टर प्लॉट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी जब हम इनिशियल से फाइनल तक एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और एरो बना देंगे फाइनल पोजीशन की तरफ, फाइनल पॉइंट की तरफ, तो दिस वेक्टर इज सेड टू बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बेटा यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन है? एस वेक्टर, ए से बी तक जो वेक्टर प्लॉट किया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ऊपर यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो हेड और टेल मिल रहा है एक ही पॉइंट पर,
तो टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ, ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। याद आपको आ रहा है, वेक्टर में हमने पढ़ाया था बेटा। तो आरबी वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर एंड आरबी वेक्टर इज द सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स, आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर, आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर इज इक्वल टू होएगा आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। व्हाट इज आर बी वेक्टर? फाइनल पोजीशन। व्हाट इज आर ए वेक्टर? इनिशियल पोजीशन। इसलिए बेटा बहुत ज़रूरी बात यह है, मैं इधर मिटा रहा हूँ, डिस्टेंस तो बहुत सिंपल है, लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। अभी डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर बराबर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर क्या है? आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, दैट इज चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। तो आप यहाँ पर अगर आपसे बोले डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो हम बोलते हैं द चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अगर ये क्वेश्चन कहेगा तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज द, देखिए मैं लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज द change in position, change in position vector of an object, change in position vector, change in position vector of an object। कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। या फिर आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर, आप ऐसे ही बोल सकते हैं बेटा कि डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर प्लॉटेड फ्रॉम, displacement is the vector plotted from initial to final, from initial to final position। this is the displacement, initial to final position। ये होता बेटा डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर जो आप प्लॉट करते हैं इनिशियल से फाइनल तक, ये इनिशियल से फाइनल तक, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। आपसे जब भी पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या है तो आप बोल सकते थे चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन वेक्टर में जो चेंज होता है बेटा वो। या फिर आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर प्लॉटेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और बेटा बहुत आराम से सुनिएगा, आराम से, मैं इसे मिटा रहा हूं, आपको ये लिख लेना चाहिए पूरा, है ना। अब सुनिए, बहुत आराम से सुनिएगा बेटा। यहां पर बेटा बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं आपसे बोलूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो यहां से यहां तक जो वेक्टर प्लॉट करा, या चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये सबको याद रखना चाहिए। कभी भी मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो मैं फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो वेक्टर डिफरेंस आएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर आएगा, और वेक्टर में पढ़ा हुआ है, हम आराम से निकाल लेंगे। अगर मुझसे कहेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर कभी सॉल्व करने को आएगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर मुझे बताना होगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यहां से यहां तक लेंथ, है ना। ये लेंथ ए से बी तक जो ये वेक्टर प्लॉट करे, इस वेक्टर की लेंथ को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ए से बी तक आपको जाना है, अगर आप बिल्कुल सीधा सीधा जाओगे तो इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये ए पॉइंट है बेटा और आपको बी पॉइंट पर पहुंचना है, आप ऐसे घूम के चलोगे तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और घूम जाओगे तो डिस्टेंस और ज़्यादा होगा। अगर मैं बोलूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए से बी तक सीधा इस लाइन पर चल जाओ, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ये है, एक वेक्टर जो कि ए से बी तक प्लॉट करा, तो इस लाइन की जो लेंथ होगी वही तो मैग्नीट्यूड होएगा, और ये जो लाइन की लेंथ होगी क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहेंगे, तो यस। इसीलिए बेटा डिस्प्लेसमेंट का कभी भी मैग्नीट्यूड पूछता है तो आपको बोलना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मैं बोलूँ ए से बी तक पहुंचना है तो जाहिर सी बात है आप सामने सामने चलेंगे तो सबसे कम डिस्टेंस चलेंगे, ए से बी तक सीधे लाइन में चलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
इसीलिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस। बेसिकली बेटा आप जब बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस, तो आप बेसिकली मैग्नीट्यूड बता रहे होते हैं। आपने मैग्नीट्यूड बताया कि मैग्नीट्यूड का मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट आपको पूरा बोलना है कि डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। आप जो बोलते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस, इससे पहले आप बोलते आ रहे हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस, तो वो शॉर्टेज डिस्टेंस दरअसल मैग्नीट्यूड को बोलते थे आप, बल्कि डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी, आपको डायरेक्शन भी तो बोलना पड़ेगा। आप ये बोल सकते हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज द शॉर्टेज डिस्टेंस। एक लाइन प्लॉट कर दो और ए से बी तक एरो बना दो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप आज तक जो बोलते थे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप बोलते थे शॉर्टेज डिस्टेंस। अब आपको दिमाग में रखना है शॉर्टेज डिस्टेंस बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन कहेगा कि वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन कहेगा तो अपन को बोलना है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो इस तरह से ये मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट की बात मैं कर रहा हूं बेटा। क्लियर हुआ ना? जब नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखो, रिप्ले करो और चीज़ों को दोबारा समझने की कोशिश करो। ठीक, चलिएगा बेटा, ध्यान से सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं ईमानदारी के साथ। एकदम ईमानदारी से सुनते रहना बेटा, ठीक है? अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोलना चाहता हूं, जोर से बोलो, जो मैं बोलना चाहता हूं। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस जो है वो पाथ पर डिपेंड करता है। देखिए, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ, है ना बेटा? ध्यान से सुनिए, पढ़ना शुरू करिए ठीक से। डिस्टेंस, इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा। डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ, यानी डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करेगा, बट डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। बट डिस्प्लेसमेंट does not depend upon path। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा मैंने कि डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ बट डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। जैसे समझो ध्यान से बेटा, मान लो बेटा मैंने एक एग्जांपल लिया कि ये आगरा है और ये मथुरा है। अब बेटा आगरा और मथुरा के बीच में जो हाईवेज बना हुआ बेटा, हाईवे, उस हाईवे से जाते हैं NH2 जिसे बोल रहे हैं, नेशनल हाईवे, वो हमें ऐसे करके ऐसे पहुंचा रहा है। तो यहां से इस पाथ पर चला तो डिस्टेंस मान लो आया 50 किलोमीटर। अगर मैं एक्सप्रेस वे होके जाऊं तो एक्सप्रेस वे होके ऐसे जा रहा हूं, एक्सप्रेस वे सीधा गया, यहां से यहां पहुंचा, मान लो यार 45 किलोमीटर। तो ये पाथ देखिए, पाथ ये ऐसा था तो 50 किलोमीटर आया, पाथ ये तो 45 किलोमीटर आया। तो बेटा पाथ बदल देने से डिस्टेंस बदल जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट, जैसे आप इस पाथ से गए, अगर मुझसे कहेगा डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बोलूँगा आगरा से मथुरा तक एक स्ट्रेट लाइन मिला दो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। आप चाहे ऐसे जाओ, डिस्प्लेसमेंट ये होएगा। मान लीजिए 30 किलोमीटर है, तो आप बोलेंगे सर इस पाथ से गया तो 50 किलोमीटर हुआ। को बोलेगा सर इस रास्ते से गया, पहले पाथ से गया, फर्स्ट पाथ से, डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 30 किलोमीटर फ्रॉम आगरा टू मथुरा। अरे सर डिस्टेंस 50 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट तो 30 किलोमीटर आगरा से मथुरा की तरफ। अरे अच्छा, अब इधर हाईवे एक्सप्रेस वे से गया, एक्सप्रेस वे से चले गए, 45 किलोमीटर ट्रेवल करा। बोले सर अब मैं इधर से जा रहा हूँ सेकंड पाथ से, 45 किलोमीटर इधर से इधर ट्रेवल करा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट फिर अगेन 30 किलोमीटर। एक्चुअली क्या होता है बेटा, डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता, पाथ बदलोगे डिस्टेंस बदल जाएगा। 50 किलोमीटर इधर 45 किलोमीटर, आगरा से मथुरा का और कोई रूट है तो उधर से जाओगे डिस्टेंस अलग आएगा। लेकिन हर केस में डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, हर केस में डिस्प्लेसमेंट 30 किलोमीटर ही आएगा। डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा पाथ फॉलो करो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। आगरा से ही चल रहे हो हर केस में और मथुरा ही पहुंच रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट हर केस में सेम आएगा, हर केस में इक्वल आएगा। इसलिए बोलते बेटा कि डिस्टेंस
Distance depends upon path, but displacement does not depend upon path. In fact, displacement depends upon initial and final position. Depends upon initial and final position. तो ये हर बच्चे को याद रखना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट बेटा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है बेसिकली। ये बेटा डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। सीधा स्ट्रेट लाइन खींच दो इनिशियल से फाइनल तक, वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। पाथ चाहे जो भी हो, डिस्प्लेसमेंट यूनिक रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो क्या लिखा मैंने? डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ बट डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। घबराने का नहीं, बहुत प्यार से सुनिएगा, घबराना नहीं है। अब बेटा जैसे देखिए, बिल्कुल आराम से समझना। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। Distance is a scalar quantity, whereas displacement is a vector quantity. Whereas displacement is a vector quantity. Distance कभी नेगेटिव नहीं होएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमें वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होएगा। डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस इज नेवर इन नेगेटिव साइन, नेवर नेगेटिव। डिस्टेंस इज नेवर बी नेगेटिव। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है बेटा, और डायरेक्शन के लिए आप नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं, पॉजिटिव साइन यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, है ना? बिल्कुल ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, हाँ एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा प्लस आई कैप, नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा माइनस आई कैप, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस इज नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत आराम से सुनेगा बेटा। अगर मान लो सपोज दैट इफ अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ इन वन डायरेक्शन, इफ अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चला, रिवर्स नहीं हो रहा है ना बेटा, अपोजिट नहीं आ रहा है, रिटर्न नहीं हो रहा है। देन इफ अ बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन, जैसे देखो बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, अब हम बोले बॉडी ए से चला, यहाँ से चला और सामने चला और बी पर पहुँचा, एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ में और बी पर पहुँच गया। तो इस केस में बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। एंड इन दिस केस, देन इन दिस केस डिस्टेंस is equal to the magnitude of displacement. डिस्टेंस बेटा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली एकदम इक्वल होएगा, यानी सीधा चलेंगे तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड होगा। जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ बस रायता फैल जाएगा, रायता फैल जाएगा, क्योंकि टेढ़ा हुआ तो फिर डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट तो बिल्कुल ए और बी के बीच में इनिशियल और फाइनल स्ट्रेट लाइन बना दो, वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, वो तो फिक्स्ड है। डिस्टेंस जैसे पाथ बदला बस चेंज हो गया मामला। तो इक्वल जब भी बोलेगा तो आप बोलना है स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन में चल रहा, बिल्कुल सामने सामने, अगर लौट गया तो चेंज हो जाएगा। जैसे ही लौटा बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फिर डिफरेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? ये कहानी है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ना, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं बहुत आराम से देखिएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखिए बेटा। If a body
returns back to its इनिशियल पोजीशन, यानी बेटा घूम फिर के वहीं लौट आया है ना, इनिशियल पोजीशन, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल नॉट बी ज़ीरो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल नॉट बी ज़ीरो, but displacement will be zero. But displacement will be zero, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, ज़ीरो होएगा। जैसे देखिए, अगर ये A है, बॉडी यहाँ से मान लीजिए 2 मीटर आगे गया और लौट करके वापस 2 मीटर यहीं पहुँच गया, व्हाट इज़ द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बोलेंगे 4 मीटर, डिस्टेंस बोलेंगे 4 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे, ज़ीरो बोलेंगे। क्यों भाई, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं इनिशियल और फाइनल, जो इनिशियल है वही फाइनल हो गया, जहाँ से चला था वहीं लौट के आ गया। देयर इज़ नो डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, देयर इज़ नो डिस्टेंस, यहीं से चला और फाइनली यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो। जैसे देखिए, एक सर्कल है, एक बॉडी कंप्लीट एक चक्कर लगा करके वापस यहीं पहुंच गया, रेडियस r है, अ बॉडी completes 1 turn in a circle, then अगर बेटा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया तो यहाँ से वापस एक चक्कर कंप्लीट हो गया, तो डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई r, डिस्टेंस इज 2 पाई r, डिस्टेंस क्या होगा, 2 पाई r होगा, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ज़ीरो हो गया सर, क्योंकि जहाँ था वहीं पहुँच गया ये। तो एक चक्कर जैसे ही पूरा होगा, जहाँ था वहीं से लौट के वापस वहीं आ गया, तो डिस्टेंस तो कुछ होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो। तो ये बहुत सिंपल कहानी है बेटा, बहुत आसान कहानी है, बहुत इजी कहानी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, घबराना नहीं, और सुनो बेटा, कोई घबराएगा नहीं, बहुत आराम से, और सुनो बेटा, और सुनो बेटा। देखिए, मान लीजिए बेटा हमसे कहेगा द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बहुत आराम से सुनना बेटा, यानी बेटा डिस्टेंस ऊपर रखा और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, चूंकि डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, रेशियो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड केवल डिवाइड करेंगे, क्या आएगा बेटा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये दोनों बराबर कब होता है जल्दी बताओ, जब सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में फिक्स डायरेक्शन में चलेगा, लौट नहीं रहा है, सामने चल रहा केवल, तो उस केस में इक्वल टू 1 होगा। जरा सा भी घुमा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसलिए बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वल कब होएगा, जब सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में चलेगा फिक्स्ड डायरेक्शन में, डायरेक्शन अपोजिट भी नहीं हो रहा है, और बड़ा तो हर केस में बड़ा ही होता है, ऐसे ऐसे जरा सा भी घूमा बट डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा। सो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आ रही बात समझ में, ये बहुत ही सिंपल कहानी बेटा, बहुत ही साधारण कहानी है, सबको आना चाहिए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने बहुत पहले भी पढ़ा है, और यहीं से मैं स्टार्ट करें, ज़ीरो से स्टार्ट करें, बेसिक से, जिससे कि आपको पढ़ने में कंफर्ट फील हो। अब कब आराम से लेवल पर हाई पहुंच गया आपको पता भी नहीं पड़ेगा, इसीलिए बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, जिससे कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाओ। ठीक है, अब देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। मान लीजिए बेटा हम इस पे क्वेश्चन बनाएं, अगर है ना, हम इस पे क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन कहेगा एक सर्कल में, है ना, एक सर्कल में पार्टिकल पहले ए पर था, चल करके बी पर आ गया, है ना, ए से बी आ गया, रेडियस इज आर,
तो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये मुझसे कह रहा है। क्या करेंगे बेटा बताओ जल्दी। तो बोलेंगे सर ए से बी आया, ओके, तो सोल्यूशन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो बोले सर ये तो इस पाथ से गया है। सर ये तो पूरे सरकमफ्रेंस का 1/4 है, सरकमफ्रेंस का 1/4 है, यानी पूरा सरकमफ्रेंस होता है 2πr, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा डिस्टेंस। मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो गया आप, डिस्टेंस DIST लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा πr/2, क्योंकि 2 2 जा 4 πr/2। अगर कहेगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ऐसे लाइन खींच दो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस ए से बी तक सीधा एक लाइन खींच दो। इस लाइन की लेंथ बतानी, तो ये r है और ये 90 डिग्री है, क्या पाइथागोरस थ्योरम होगा, यस। तो डिस्प्लेसमेंट इज का मैग्नीट्यूड r√2 होएगा पाइथागोरस थ्योरम से। आसान है बेटा, बहुत आसान है, वेरी इजी, ठीक है, बहुत आराम से सुनना। चलो और बनाते हैं, घबराना नहीं बेटा, और एक आध दो क्वेश्चन करते हैं, मिटा दो इसे, ओके। बिल्कुल आराम आराम से समझना, कोई भी बहुत खतरनाक चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है। देखिए यहाँ पर बेटा ध्यान से समझना, जैसे मान लो क्वेश्चन ये कहेगा कि पहले इनिशियली ए पर था, अब ये बी पर आ गया, थीटा एंगल घूम गया यहाँ से यहाँ, ए से बी गया, मुझसे बोला रेडियस इज r है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी बेटा डिस्टेंस भी सॉल्व करना है और डिस्प्लेसमेंट भी। देखिए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इस पाथ को चला है ना, तो देखिए ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा, तो एंगल बराबर r/रेडियस है ना, सिंपल कहानी है। सोल्यूशन तो हम बोलेंगे सर एंगल बराबर r/रेडियस, इस फॉर्मूले को देखो, ये हमने पढ़ा था ना, एंगल बराबर r/रेडियस, आर्क दिस इज द डिस्टेंस, जो आर्क की लेंथ होगी वही डिस्टेंस होएगी, तो डिस्टेंस बराबर होगा एंगल इंटू रेडियस, तो डिस्टेंस आएगा, रेडियस है r और एंगल है थीटा, r इंटू थीटा। देखिए डिस्टेंस हो गया r इंटू थीटा। डिस्प्लेसमेंट तो a से b तक सीधा ये लाइन खींचेंगे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे, पंगा हो गया ना, ये कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है, कोई भी ऐसा गड़बड़ नहीं है। यहाँ से ऐसे लाइन खींच दो, परपेंडिकुलर हो गया, ये आधा हो जाएगा θ/2 और ये आधा हो जाएगा θ/2, और डिस्प्लेसमेंट पूरा जितना भी होगा उसका डिस्प्लेसमेंट s है, तो s/2 ये, s/2 ये। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेनियस, साइन का फॉर्मूला लगा दो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में, तो साइन θ/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना s/2 और हाइपोटेनियस r है, तो s बराबर हो गया 2r इंटू साइन θ/2। इसीलिए बेटा डिस्प्लेसमेंट अगर पूछता है उसका मैग्नीट्यूड, तो दिस इज 2r साइन θ/2 इज द डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। सिंपल कहानी है, कैसे चल रहा है, बहुत ही साधारण तरीके से चल रहा है, कोई लफड़ा नहीं है, आराम आराम से चलने भाई, कोई लफड़ा नहीं। चलो और बनाते हैं, ठीक है, मैं मिटा दूँ बेटा, चलिए देखिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत हो वीडियो रिप्ले कर लो, दोबारा सुनो, चीज़ों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस ध्यान पढ़ाई पे होनी चाहिए, ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, पढ़ाई पर होनी चाहिए। इधर उधर ध्यान दोगे तो रायता फैल जाएगा। हाँ चलो आइए बेटा ध्यान से सुनते हैं। देखिए अब आइए एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए अ बॉडी मूव्स इन सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। ध्यान देना बेटा, विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, एक रफ्तार से घूम रहा है।
It completes one revolution. It completes one revolution, यानी एक पूरा complete revolution in 40 सेकेंड. 40 सेकेंड में एक पूरा चक्कर कंप्लीट होता है. Then find distance and displacement traveled. Distance and displacement traveled in time 40 सेकेंड. 140 सेकेंड, 140 सेकेंड में. 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन है. हाँ भाई, कैसे बनेगा, आओ देखते हैं बेटा. तो देखो बेटा कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को. आपको खुद बनाना तो वीडियो रोक लो, फिर बनाना. देखो अब देखिए बेटा, ये सर्कल है, बहुत ध्यान से, जिसका रेडियस अपन लोग r मान लेते हैं. मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया. एक चक्कर कितने टाइम में लगा रहा है, 40 सेकेंड. तो 140 सेकेंड में कितना चक्कर होगा, देखो बेटा. एक चक्कर लगाया 40 सेकेंड, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन 40 सेकेंड, फिर अगला रिवोल्यूशन फिर 40 सेकेंड. तो 40 + 40 कितना, 80. फिर अगला रिवोल्यूशन कितना हो गया, 120. और फिर 120 सेकेंड हो गया, बचा 20 सेकेंड, 20 सेकेंड. तो सोचो 40 सेकेंड में एक रिवोल्यूशन हो रहा है, तो आधा रिवोल्यूशन 20 सेकेंड में होगा ना. आ रहा समझ में. तो देखिए बेटा, यहाँ पर टोटल रिवोल्यूशन जो होएगा कितना होएगा, बताओ. टोटल कितना रिवोल्यूशन होएगा, जल्दी बताओ. हाउ मेनी रिवोल्यूशंस, सोचो सोचो, कितना आराम से सोच सकते हैं. टोटल कितने रिवोल्यूशन होंगे. रिवोल्यूशन मतलब हाउ मेनी रिवोल्यूशंस, कितने रिवोल्यूशन बताओ. 140 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन होंगे. तो देखो इसको ऐसे निकालो, मन में सोचो, सर 40 सेकेंड में एक रिवोल्यूशन, ऐसे समझ लो, ज़्यादा दिक्कत है, ऐसे समझ लो. सर 40 सेकेंड में एक रिवोल्यूशन, तो एक सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन, 1/40 है ना. आराम से सोचना सिखा रहा हूँ. 40 सेकेंड में 1 रिवोल्यूशन, तो 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन, 1/40. तो 140 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन, 140 सेकेंड में. तो मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज द यूनिटरी मेथड. 1/40 इंटू 140. अरे वाह, ये कैंसिल आउट हो गया है ना. 7 × 2 = 14 एंड 2 × 4, 7/2 रिवोल्यूशन. दैट इज 3.5 चक्कर, 3.5 रिवोल्यूशन. 7/2 क्या 3.5 होता. अरे सर ये तो इजी हो गया. सर टोटल रिवोल्यूशन 3.5 होएगा. 3 चक्कर तो ऐसे मारेगा और हाफ चक्कर एक्स्ट्रा भी मारेगा. 3 रिवोल्यूशन तो ऐसे मारेगा और आधा रिवोल्यूशन एक्स्ट्रा भी होएगा. अच्छा, तो बहुत बढ़िया. तो डिस्टेंस कितना होएगा, तो डिस्टेंस बोलेंगे एक रिवोल्यूशन में 2πr, तो 3.5 रिवोल्यूशन मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 2πr एक रिवोल्यूशन में, डिस्टेंस 2πr, सर्कल का सर्कमफ्रेंस के और, तो 3.5 रिवोल्यूशन में मल्टीप्लाई करेंगे. सिंपल. तो 3.5 × 2 7, 7πr इज द डिस्टेंस. ये तो आया डिस्टेंस. अब हमसे कह रहा है डिस्प्लेसमेंट. तो देखो बेटा, चले कहाँ थे, यहाँ से एक चक्कर वापस पहुँच गए, डिस्प्लेसमेंट 0. फिर दूसरा चक्कर वापस ही पहुँच गए, डिस्प्लेसमेंट 0. तीसरा चक्कर डिस्प्लेसमेंट 0. और 3.5 है ना, आधा चक्कर यहाँ. तो ये इनिशियल हुआ और ये क्या हुआ, फाइनल. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस. इनिशियल और फाइनल तक ये लाइन खींचेंगे तो ये क्या आएगा, डायमीटर आएगा. और डायमीटर कितना होगा, r + r, 2r हो जाएगा. देख रहे हो, एक चक्कर लगाया, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है. फिर एक चक्कर और डिस्प्लेसमेंट 0, फिर एक चक्कर और डिस्प्लेसमेंट 0. यहाँ से आके यहाँ रुक गया. तो इसका मतलब ये इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस है. तो डिस्प्लेसमेंट अगर कहेगा का मैग्नीट्यूड, तो अपन बोलेंगे 2r. सिंपल. तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया. देखिए मैंने 2-3 क्वेश्चन भी करा दिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी समझा दिया. घबराने का नहीं बेटा, बहुत इजी होता है ना. वेरी इजी कहानी है, बहुत आसान कहानी है बेटा. ठीक है. एक चीज़ और हमेशा याद रखना बेटा, अगर कहीं थ्योरेटिकल आ जाए तो, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ. ध्यान से सुनिएगा.
देखिए ये चीज आपको याद रख लेना चाहिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन ओरिजिन, या फिर आप इसे बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट, कि कहाँ रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से पोजीशन मेजर करते हैं, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूँ कि ये ओरिजिन ये है, समझना ध्यान से, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, अब ये पॉइंट यहाँ है और बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँचा, ओके, तो आप बोलेंगे दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर, दिस इज़ द फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ये होगा ना। अब वही दो पॉइंट ले रहा हूँ बेटा, ए और बी, और मैंने ओरिजिन यहाँ मान लिया, सपोज दिस इज़ ओरिजिन, तो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर ये खींचेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर ये खींचेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो वही है, डिस्प्लेसमेंट तो वही है। तो ओरिजिन चाहे यहाँ मानो, यहाँ मानो, यहाँ मानो, कहीं मानो, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेफरेंस पॉइंट, यानी ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता कि ओरिजिन कहाँ है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है जो इनिशियल से फाइनल तक प्लॉट करते हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने देखा जिसमें लिखा हुआ था, एक ऑप्शन दिया था, सही ऑप्शन चुनना था, लिखा था डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट, तो हमारा आंसर होगा गलत। डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है, ओरिजिन आप चाहे कहीं भी मान लो, डिस्प्लेसमेंट इज सेम। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? चलो ये वाली बात भी मैंने आपको बता दिया। आइए, बहुत ध्यान से, नहीं समझ में आया वीडियो रिप्ले करके दोबारा सुनो, चीज़ों को दोबारा सुनो, ठीक है। आइए बेटा, ध्यान से, ईमानदारी से, जोर से बोलो, ईमानदारी से। देखिए अब यहां पर बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड पढ़ने जा रहे हैं। आसान है। स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है बेटा, क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, द डिस्टेंस traveled by an object in unit time, the distance traveled by an object in unit time is called speed, is called speed, yes, is called क्या होता है बेटा? स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम इसको लिखते हैं v बराबर s बाई टी, ऐसे भी लिखते हैं, घबरा मत जाना। डिस्टेंस बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसकी SI यूनिट होएगा बेटा मीटर पर सेकेंड, और एक अनदर यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। अक्सर आपको कभी कभी किलोमीटर पर आवर लिख देगा, किलोमीटर पर आवर, या KPH भी बोलते हैं इसको, किलोमीटर पर आवर, KPH बोलेगा 1 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड बदलो, 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है बेटा? 1000 मीटर। और 1 आवर का मतलब क्या होता है? 3600 सेकेंड। 2 जीरो कट गया, एंड 5 टू जा 10, 18 टू जा 36, यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में हो, उससे मीटर पर सेकेंड बदलना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मीटर पर सेकेंड SI यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो पढ़ाया सब रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू।